हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास है 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जिन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने में प्रॉब्लम आ रही है या जो सीखना चाहते हैं। टू द पॉइंट चलेंगे। थ्योरी बेस्ड जो है विदाउट एडजस्टमेंट तुम कर चुके हो, ये मान के हम चल रहे हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, ये तुम्हें पता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। उसके आगे हम कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। आखिर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम फाइनल अकाउंट बनाते क्यों हैं, फाइनल अकाउंट बनाने का मकसद क्या है। देखो, कोई भी बिजनेस, मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए कैपिटल है, 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास फंड्स हैं। तुम दो काम कर सकते हो, या तो इसे अपने सेविंग अकाउंट में डाल दो, या तुम इसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर किसी बिजनेस की तुम्हें जाननी है तो तुम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट क्यों करते हो? अगर तुम प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करोगे तो क्या बिजनेस नहीं चलेगा? बिजनेस तो जब तुम्हारी अकाउंटेंसी डेवलप हुई है, अकाउंटेंसी की जब इन्वेंशन हुई है पूरे सिस्टम की, डबल एंट्री बुक कीपिंग की, बिजनेस तो उससे ही पहले से चलता आ रहा है। तो बिजनेस चलाने में अकाउंटिंग का क्या यूज़ है, या प्रॉफिट कैलकुलेट करना बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी है कि बिजनेस को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट किए बिना भी चल सकता है, क्योंकि लॉन्ग पुराने टाइम से हम यही करते आ रहे हैं, है ना। लेकिन प्रॉफिट हम कैलकुलेट क्यों करते हैं, आखिर उसका मकसद क्या है? कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट क्यों कैलकुलेट करता है? मान लो किसी बिजनेस ने इन्वेस्ट किया हुआ है 1 करोड़ रुपए, किसी बिजनेसमैन के पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो उसे सेविंग अकाउंट में एफडी कर सकता है, फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 10% उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 10% इंटरेस्ट मतलब 10 लाख पर ईयर उसे इंटरेस्ट मिलता है। ये क्वेश्चन हम करेंगे फाइनली, कुछ एडजस्टमेंट को सीखेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। तुम्हारा जाना पहचाना क्वेश्चन है, इसे करने के बाद तुम्हें ऑलमोस्ट फाइनल अकाउंट आ जाएगा। इसमें हम एक दो एडजस्टमेंट और भी जोड़ सकते हैं बाद में, लेकिन अभी तुम यहाँ हो कि आखिर हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है? मान लो तुम 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास है, एफडी करते हो, 10 लाख रुपए तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, या तुम उस पैसे को बिजनेस में लगाते हो। ठीक है, अगर तुम बिजनेस में ना लगाते, या तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता एफडी कर दो, या तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता कि तुम उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें वहां से मिलेगा प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट की अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम ये कैलकुलेट ही क्यों करते हैं। हमेशा जहाँ तक नंबर्स की बात है, जहाँ तक पैसे की बात है, आदमी के पास दो ऑप्शन कम से कम रहते ही हैं, दो से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। इस पैसे को ये शेयर मार्केट में भी लगा सकता था, है ना। इस पैसे को ये प्राइवेट फाइनेंशियर्स के पास भी दे सकता था, वहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता, है ना। तो हम दो ऑप्शन मान के चल रहे हैं। इसने इसकी एफडी करा दी सेफ साइड में रहते हुए, तो इसमें 10 लाख रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। ठीक है, लेकिन अगर ये इस पैसे को बिजनेस में ना लगा के एफडी कराएगा तो खुद क्या करेगा? पैसा तो बैंक में डाल दिया, है ना, एफडी कर दी, अब ये खुद क्या करेगा? ये खुद जॉब करेगा। ठीक है, तो जो जॉब करेगा सर्विस, वहाँ से इसे मिलेगी सैलरी। सैलरी मान लो इसे मिलती है 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए साल की। तो अगर ये बंदा, ये पर्सन बिजनेस नहीं करता तो इसे मिल रहे हैं 16 लाख रुपए। तो ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल अमाउंट ऑफ रिटर्न। देखो, प्रॉफिट सिर्फ, यहाँ तुम ये समझोगे कि प्रॉफिट सिर्फ किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए नहीं बनाया जाता। जब तक तुम किसी एक नंबर को दूसरे किसी नंबर के साथ कंपेयर नहीं करते हो, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, जब तक तुम
जब तक तुम कंपेयर नहीं करते हो, 12th में तुम पढ़ोगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तब तक तुम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। अगर तुम कहते हो कि एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 80 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, अच्छे मार्क्स हैं 85। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ये पता चलती है कि बाकी बच्चों के 95 आए। जब हमने इस नंबर को दूसरे नंबर के साथ कंपेयर किया 85 को 95, तब हमें पता चला कि नहीं, इसके मार्क्स ख़राब है। इसी नंबर को अगर हम दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई इसके 85 मार्क्स आए हैं लेकिन लास्ट ईयर इसके 70 मार्क्स आए थे, है ना, तो हम अगर उसके ही नंबर को उसके प्रीवियस ईयर के नंबर के साथ, मार्क्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि इसने ऊपर की तरफ प्रोग्रेस किया। लेकिन अगर हम इसके मार्क्स को दूसरों के मार्क्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें नज़र आ रहा है कि इसकी परफॉर्मेंस में अभी सुधार के चांसेस हैं और बेटर कर सकता है ना। तो ऐसे ही हम किसी नंबर को जब तक दूसरे नंबर के साथ कंपेयर ना करें, तो हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते। नंबर अपने आप में बहुत कुछ हमें नहीं बताते, हमें उसे कंपेयर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। अभी तुमने ये सीखा, ये समझा कि अगर कोई आदमी पैसे को अपने पास रखे तो वो नॉर्मली 16 लाख रुपीज़ एक साल का कमा लेता है। लेकिन अगर वो उसे बिजनेस में लगाता है और वो अर्न करता है मान लो 12 लाख रुपीज़ नेट प्रॉफिट, तो क्या उसे ये बिजनेस करना चाहिए? उसे सोचना चाहिए कि भाई आराम से बैठ के भी मैं 16 लाख रुपए कमा सकता हूँ। तो इस फंड को मैं, क्योंकि बिजनेस जब तुम देखोगे, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। जो रिस्क तुम लेते हो, है ना, बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जो तुम रिस्क लोगे उसके बदले तुम्हें मिलेगा प्रॉफिट। बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है रिस्क के बदले। यहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व है, यहाँ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ प्रॉफिट 12 लाख मिल रहा है तुम्हें बिजनेस में पैसे को लगाने से, जबकि यहाँ तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है 16 लाख। तो क्या इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, तुम्हें यहाँ से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस है, तो वो एक अलग बात है, तुम्हें अगर नज़र आ रहा है तो। लेकिन हम प्रॉफिट सिर्फ इसलिए नहीं निकालते कि किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चले। हम प्रॉफिट इसलिए भी निकालते हैं कि हम किसी दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करके किसी रिजल्ट पर पहुंच सकें, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने का मकसद सिर्फ प्रॉफिट निकालना नहीं होता, फाइनेंशियल पोजीशन जानना नहीं होता। लेकिन अभी हम यही मान के चल रहे हैं कि जब भी कोई बिजनेस अपने फाइनल अकाउंट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? जब भी कोई अकाउंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो वो जानना चाहता है कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। देखो भाई, अगर तुम मेरी इनकम जानना चाहते हो या किसी पर्सन की इनकम फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी पर्सन की जानना चाहते हो, किसी इंडिविजुअल की, या फाइनेंशियल पोजीशन किसी बिजनेस की जानना चाहते हो, मोटे मोटे तौर पे लॉजिक सेम लगते हैं उस पर। अगर तुम किसी पर्सन की इनकम जानना चाहते हो तो तुम क्या जानोगे कि उसकी सैलरी कितनी है। सैलरी पता चल जाएगी उसकी सैलरी स्लिप से, है ना। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। शॉर्ट टर्म क्यों? शॉर्ट टर्म ऐसे कि अगर तुम्हें कोई कहता है कि मेरी साल की इनकम 12 लाख है, 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तो हाँ भाई उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लेकिन अगर तुम डिटेल में जाते हो तुम्हें पता चलता है जॉब इसकी अभी लगी है 2 महीने पहले, तो उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लंबे टाइम से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 2 महीने पहले वो खाली बैठा हुआ था या वो अर्न नहीं कर रहा था। तो अगर किसी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो तुम क्या देखोगे? अगर यही आदमी लंबे टाइम से कमा रहा होगा तो तुम क्या देखोगे? उसके पास गाड़ी भी बड़ी होगी, उसके पास बहुत सारी एसेट्स होंगी, उसके पास अपना मकान होगा, वो रेंट के मकान में नहीं रह रहा होगा, है ना। तो अगर किसी की तुम्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है तो तुम क्या देखते हो? उसकी एसेट्स।
अगर किसी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है, समझे। लेकिन एसेट्स तो उधार भी ली जा सकती है। एसेट के अगेंस्ट अगर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो तुम एसेट के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज़ भी देखते हो अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है किसी की भी। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए इनकम देखी जाती है और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए एसेट्स और लाइबिलिटी देखी जाती है। पहली चीज़ तुम्हें ये समझ आनी चाहिए, फाइनल अकाउंट बनाने का मकसद एक ही है, किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है इनकम से, और इनकम जानने के लिए हम बनाते हैं क्या, दो अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जाननी हो तो तुम उसकी इनकम पता लगाओ। इनकम पता लगाने के लिए दो अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हें जाननी है तो उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता लगाओ। और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है, उसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। देखो, इनकम पता लगाने का तरीका क्या है, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, अपना एक प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। देखो, स्टोरी शुरू से लेते हैं हम, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में आगे। अगर तुम्हारा काम फर्नीचर बनाना है, क्या प्रोसीजर होगा तुम्हारा, अपनी मशीनें खरीदोगे पहले, है ना। फर्नीचर बनाने के लिए जिन मशीन्स की ज़रूरत होती है वो खरीदोगे, एक जगह लोगे जहाँ पर तुम अपनी फैक्ट्री खोलोगे। ठीक है। फिर उसके बाद तुम रॉ मटेरियल खरीदना शुरू करोगे, है ना। अगर तुम्हें फर्नीचर बनाना है तो तुम्हारे पास टिम्बर की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तुम वो सब खरीदोगे। उसे खरीदोगे दो तरीके से, कैश खरीद लोगे, यानी कि तुमने कुछ खरीदा और पेमेंट उसी समय कर दी, कैश परचेज कर लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम उधार खरीद लो, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर उन गुड्स को तुम मंगवाओगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करोगे। गुड्स बाहर से मंगवा रहे हो तो फ्रेट, कैरेज इनवर्ट, ये सारे खर्चे होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उस गुड्स को अपनी फैक्ट्री में ला के अनलोड करवाओगे, वो भी एक खर्चा है। ट्रांसपोर्ट कराया, वो भी एक खर्चा है। ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारी फैक्ट्री में वर्कर हैं, वो उस फर्नीचर को बनाएंगे, तुम उन वर्कर को सैलरी दोगे, वो भी एक खर्चा है। फैक्ट्री में लाइट जल रही है, वो भी खर्चा है। मशीनों को चलाने के लिए लाइट चल रही है, वो भी खर्चा है ना। वर्कर्स के वेलफेयर के लिए तुमने कोई मतलब चाय पानी पीने का बंदोबस्त कर रखा है या लंच का बंदोबस्त कर रखा है, वो भी खर्चा है ना। फिर उसके बाद वो फर्नीचर बन जाएगा। अभी तक के खर्चों को अलग मानो, शुरू से लेकर अभी तक जो खर्चे हुए उन्हें अलग मानो। फिर अब फर्नीचर को तुमने बेचना है, क्या करोगे अब। फैक्ट्री जो तुमने बनाई वो तो कहीं भी बना सकते हो, पुराने किसी भी बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो, कहीं पे भी बना सकते हो अपनी फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री के लिए तुम्हें ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है और फैक्ट्री तुम जनरली अपने लैंड पे बनाते हो। तो लैंड खरीदने के लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लो साउथ एक्स में लो अपना लैंड, कनॉट प्लेस में लो, तो तुम्हें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम करोगे क्या, नोएडा में अपनी लैंड ले लोगे, है ना। गुड़गांव में कहीं अपनी लैंड ले लोगे, वहाँ पर अपना सामान बनाओगे, फर्नीचर बनाओगे, वहाँ पर एक स्टोर भी होगा, उसमें फर्नीचर बना के तुम रखोगे। फिर उसे बेचना है, तो बेचने के लिए तो तुम्हें ऐसी जगह पे आना पड़ेगा जहाँ पे खूब सारे लोग हैं, पब्लिक का आना जाना है। ऐसी जगह कौन सी है, साउथ एक्स, है ना, कनॉट प्लेस। तो अब तुम्हें बेचने के लिए उस फर्नीचर को ऐसी जगह आना पड़ेगा जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत अच्छा है, और जो लाजपत नगर मार्केट, है ना। तो तुम
वहाँ पर अगर लैंड खरीदोगे और वहाँ पर अपना शोरूम बनाओगे, खर्चा आएगा, तो तुम क्या करोगे, वहाँ पर एक शोरूम रेंट पे ले लोगे। खरीद भी सकते हो लेकिन जनरली रेंट पे ले लिया जाता है। तो फैक्ट्री तुम्हारी अपनी लैंड पे होगी जनरली, हमेशा नहीं, वो भी रेंट पे हो सकती है। शोरूम तुम रेंट पे ले लोगे जनरली, ऐसा भी हो सकता है तुम खरीद लो, ठीक है ना। अब सामान को बेचना है, तुम एक ऑफिस खोलोगे जहाँ से तुम कम्युनिकेट करोगे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ के साथ या पब्लिक के साथ, कस्टमर्स के साथ। अब जो खर्चे होंगे सामान को बेचने के लिए, वो सारे खर्चे हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे। एक खर्चा सामान बनने तक, एक खर्चा उसे बेचने से रिलेटेड, एक खर्चा सामान को बनाने से रिलेटेड और एक खर्चा उसे बेचने से रिलेटेड, ठीक है। बनाने का काम कहाँ हो रहा है, फैक्ट्री में। बेचने का काम कहाँ हो रहा है, ऑफिस में या शोरूम में, ठीक है। तो शोरूम के खर्चे अलग तरीके से, अलग नज़र से देखे जाएंगे और फैक्ट्री के खर्चे अलग नज़र से देखे जाएंगे। अब इन खर्चों को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक खर्चे को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट। अब देखो, इसे हटा देते हैं इतने पार्ट को। बेसिकली दो अकाउंट बनाए जाएंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। एक अकाउंट बनाते समय हम मेन खर्चों को लेंगे, मेन एक्सपेंसेस लेंगे। दूसरा अकाउंट बनाते समय हम ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को लेंगे। देखो, तो ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है, तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तुम दो अकाउंट बनाओगे। एक होगा ट्रेडिंग अकाउंट, आइटम तुम्हें बुक के अंदर पूरी स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में पूरे साल के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। तो पूरे साल के आ रहे हैं इसलिए इसमें लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। और फिर डेट लिख दी जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा हुआ है इस पर्टिकुलर डेट पे फाइनल अकाउंट तुम्हें बनाने हैं। अकाउंटिंग ईयर एजम्पशन तुमने देखी है, सुनी है, थ्योरी बेस्ड 3rd चैप्टर के अकाउंट्स पूरे एक साल के बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक। तो अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हो रहा है तुम्हारा, वो डेट के पूरे खर्चे, कैसे खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होंगे वो आएंगे यहाँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताया था तुम्हें, फाइनेंशियल पोजीशन शॉर्ट टर्म किसी बिजनेस की तुम्हें जाननी है तो दो अकाउंट बनेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन। डेट डाल दी जाएगी, जिस डेट पे अकाउंट बन रहे हैं। डेबिट साइड डेबिट साइड, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड। तीसरी स्टेटमेंट बनेगी बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये इसमें दिखाई जाती हैं। तो एक पर्टिकुलर डेट पे ये बनाई जाती है, इसलिए एज ऑन या एज एट वो डेट लिख दी जाती है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड इसमें नहीं होती, एसेट्स लाइबिलिटीज। ठीक है, चलो पहले तो हम बताते हैं इन अकाउंटों के बारे में।
किसी भी बिजनेस को, मान लो तुम फर्नीचर बनाते हो, ठीक है, तो फर्नीचर को देख के, या मान लो बुक है तुम्हारे हाथ में, बुक को देख के तुम्हें पता चल जाता है कि इसको बनाने में क्या क्या खर्चे हुए हैं। प्रोडक्ट के साथ जिस एक्सपेंस को तुम कोरिलेट कर लेते हो वो एक्सपेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और सारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड। देखो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों कैसे अकाउंट हैं? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल तुमने पढ़ा था ना, रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम, ठीक। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, रूल तो यही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। वही रूल यहाँ भी काम करता है। अब इनकम को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेन इनकम और अदर इनकम। एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। मेन इनकम यहाँ आएगी, अदर इनकम यहाँ आएगी। दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट जानने के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आती है मेन इनकम। बाय किसी प्रोडक्ट की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम क्या होती है? अपने प्रोडक्ट को बेचना, सेल। सेल कैसी सेल? नेट सेल, सेल माइनस सेल्स रिटर्न। यहाँ आएंगे अदर इनकम्स। जैसे रेंट रिसीव कर रहे हो सब लेट करके, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, है ना, ये छोटी मोटी इनकम है। मेन इनकम तो सेल है, अपने प्रोडक्ट को जो तुम ड्यूरिंग द ईयर बेचोगे उससे जो मेन इनकम होगी वो है सेल, और वो आती है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। मेन इनकम अदर इनकम, मेन एक्सपेंस अदर एक्सपेंस नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स अगर ये बोर्ड बना है, इस बोर्ड को देख के तुम्हें पता चल जाता है इसमें क्या क्या एक्सपेंस हुए हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। या ये कह लो बोर्ड के बनने के जो एक्सपेंस है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ आते हैं। या कह लो मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ होता है? फैक्ट्री में, यहाँ आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, ये कह लो कि फैक्ट्री एक्सपेंस यहाँ आते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है? सामान तुमने मंगवाया, रॉ मटेरियल आया, सबसे पहला एक्सपेंस है परचेज। परचेज, यहाँ से हम एक चीज़ समझने वाले हैं इसलिए मैंने परचेज पे जोर दिया। यहाँ आता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर उसे मंगवाने का खर्चा, है ना, लोडिंग अनलोडिंग करवाने का खर्चा, ये यहाँ आता है परचेज। यानी कि हमने डायरेक्टली इसे एक डायरेक्ट एक्सपेंस माना, और हमने माना कि जितना प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन जितना प्रोडक्ट तुमने परचेज किया है, क्या वो सारा का सारा प्रोडक्शन में लग गया होगा? नहीं, कुछ ना कुछ बच भी गया होगा, है ना। तो जितना प्रोडक्ट बच गया वो यहाँ से लेस होना चाहिए। अगर तुमने 10 लाख की परचेज करी है और 2 लाख का सामान बच गया, तो 2 लाख इस परचेज में से लेस होना चाहिए, क्योंकि वो तो स्पेंड हुआ ही नहीं, है ना। लेकिन तुम उसे इसमें से लेस करने के बजाय उल्टी साइड में लिख देते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ 10 लाख ही दिखाते हो परचेज, और जो एंड में बच गया क्लोजिंग स्टॉक। कई बच्चे सोचते हैं ये इनकम है क्या? नहीं, परचेज में से लेस करना था स्टॉक को, तो परचेज में से लेस करने के बजाय हमने यहाँ दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ है, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा वो इस साल ओपनिंग स्टॉक बन गया होगा। जो गुड्स इस साल यूज़ नहीं हुई वो यहाँ आ गई, और जो पिछले साल की गुड्स इस साल यूज़ हुई, परचेज तो हमने करी नहीं, पिछले साल से ट्रांसफ़र हो गई थी इस साल में, तो जो पिछले साल की गुड्स हमने इस साल यूज़ करी, ओपनिंग स्टॉक वो यहाँ। उम्मीद करते हैं तो समझ आ रहा है ये। इसमें से, इनकम में से
डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस किया, तो जो बचा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये माइनस ये। इसीलिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये दोनों अकाउंट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं, और प्रॉफिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड बाइफरकेट किया है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जब अपनी टोटल इनकम में से हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर लेते हैं तो जो निकल के आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से भी अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी लेस कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस कर लें तो जो निकल के आता है वो होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है ये वाला अकाउंट। देखो, फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस कह लो, वो तो यहाँ आ गए। यहाँ आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फैक्ट्री के अलावा जो खर्चे होते हैं, फैक्ट्री के अलावा खर्चे कहाँ होते हैं? सामान को बेचने में। और ऑफिस एक्सपेंस, तो यहाँ आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम भी ऐड करी, इसके टोटल में से इन सबको लेस किया, जो बचा वो होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यहाँ पर जाकर लाइबिलिटी में ऐड हो जाता है। लाइबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि भाई प्रॉफिट हमारी लाइबिलिटी कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉफिट तो हमने अर्न किया, उसे लाइबिलिटी साइड में क्यों डालते हो? बताते हैं तुम्हें। लाइबिलिटी होती क्या है? देखो, एक कॉन्सेप्ट थी सेपरेट लीगल एंटिटी, या कह लो अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल ना। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है ना। बिजनेस, मेरा बिजनेस, मैं उसमें पैसा डाल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी दुकान में पैसा लगा रहा हूँ, दुकान अलग है, मैं अलग हूँ। दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं, दोनों डिफरेंट यूनिट हैं, या दोनों डिफरेंट पर्सन हैं, ठीक। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बिजनेस के एंगल से देखा जाए, जब बिजनेसमैन ने पैसा लगाया बिजनेस में, मेरा शोरूम तुम्हारा, तो बिजनेस के एंगल से, बिजनेसमैन के एंगल से देखा जाए तो पैसे जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग लोग हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नॉर्मल पर्सन है। बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो पैसा आ रहा है, लेकिन बिजनेस के एंगल से देखा जाए पैसा आ रहा है, लेकिन बिजनेस ने ये पैसा वापस भी करना है कभी न कभी ओनर को। अगर तुम किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हो और तुम्हें अच्छी जॉब लग जाती है, तो तुम बिजनेस थोड़ी ना करोगे, बिजनेस छोड़ के जॉब की तरफ चले जाओगे। या कोई भी रीज़न हो सकता है, तुम बिजनेस छोड़ के जा रहे हो, तो जो पैसा तुमने बिजनेस में लगाया था, क्या तुम बिजनेस में छोड़ के चले जाओगे? नहीं, वो पैसा तुम निकाल के ले जाओगे। तो बिजनेस के एंगल से देखा जाए, जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया था, यानी कि जो बिजनेस की कैपिटल थी, जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया उसे कहते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी यानी कि ओनर्स कैपिटल। जो पैसा उसने लगाया वो कभी ना कभी निकाल के ले जाएगा। तो बिजनेस के एंगल से देखा जाए तो ये पैसा कभी ना कभी बिजनेस से निकलना है, तो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इनसाइडर्स की लाइबिलिटी। इनसाइडर कौन है? ओनर।
ओनर की लाइबिलिटी क्या है? ओनर्स इक्विटी, यानी कि कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लेकिन इनसाइडर की। और आउटसाइडर्स कौन होते हैं? आउटसाइडर्स की तरफ भी बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, जैसे बैंकर्स, बैंक से लोन लिया है तो, है ना, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह बहुत सारी होती हैं। अभी तो हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉफिट लाइबिलिटी कैसे बन जाता है। अगर मान लो तुम दो लोग बिजनेस करते हो, दोनों ने 5-5 लाख लगाए। अगर तुम अभी बिजनेस छोड़ के जाते हो, ए और बी है ये, ए अगर अभी बिजनेस छोड़ के जाता तो ए को 5 लाख मिलेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने कुछ साल तक बिजनेस किया और 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, या मान लो 6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो 6 लाख का प्रॉफिट इन दोनों की कैपिटल को बढ़ा देगा। 3 लाख इसे मिल जाएंगे, 3 लाख इसे मिल जाएंगे। अगर आज ये बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है तो इसे कितने मिलेंगे? 8 लाख। अगर ये बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है इसे भी 8 लाख मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 साल में कुछ ना कुछ कमाया है। जो इन्होंने कमाया उससे इनकी कैपिटल बढ़ गई, है ना। तो कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल तो हम पहले ही जानते हैं कि लाइबिलिटी है। कैपिटल एक लाइबिलिटी है। अगर हम बिजनेस से पैसा निकाल लें किसी भी काम के लिए, मान लो कई बार बिजनेस से पैसा निकालना ही पड़ जाता है ओनर को, बच्चों की शादी है, बच्चों की पढ़ाई है ना, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो बिजनेस से अगर तुमने पैसे निकाल लिए तो तुम्हारी कैपिटल कम हो जाएगी ना। तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। ड्राइंग्स तुम्हारी कैपिटल कम करता है, और जितना तुम प्रॉफिट अर्न करोगे उससे तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉफिट को लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बिजनेसमैन ने अर्न किया है, बिजनेस ने वो पैसा उसको देना है। जो पैसा बिजनेसमैन ने अर्न किया है फ्रॉम बिजनेस, वो पैसा वो फाइनली निकाल के ले जा सकता है। तो इसलिए बिजनेस के लिए वो एक लाइबिलिटी है। इसके अलावा भी लाइबिलिटीज होती हैं, जो ये लाइबिलिटीज तो मैंने बताई। एसेट्स होती हैं 2 टाइप की करंट एसेट, जैसे कैश, बैंक विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज एन एसेट। तो कैश और बैंक तो सबसे अच्छी एसेट है। इसके बाद मशीन हो गई, स्टॉक हो गया, वगैरह वगैरह, ये एसेट्स हैं। इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद दोनों साइड बैलेंस शीट की इक्वल होनी चाहिए। ओके जी, ये था फाइनल अकाउंट। अब मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, ये है ट्रायल बैलेंस। फाइनल अकाउंट बनाया कहाँ से जाता है? ट्रायल बैलेंस से। अगर कोई पूछे तुमसे ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस एक तो फाइनल अकाउंट की, बिजनेस के अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। दूसरा, ट्रायल बैलेंस तुम्हें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हेल्प करता है। ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही तो फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम दे रखे हैं उन्हें यहाँ कैसे प्लेस किया जाता है ये जानेंगे हम, विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन। ये इनको कंसिडर नहीं करेंगे, इन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट मतलब अकाउंट बन चुके हैं, अकाउंट क्लोज हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है। अब हमें पता चला कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिन्हें इसके अंदर डालना जरूरी है, ठीक है ना, तो उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। ये हम बाद में सीखेंगे। अगर तुम्हें सिर्फ ट्रायल बैलेंस दे रखा है और तुम्हें क्वेश्चन करना हो सिर्फ ये, कैसे करेंगे, फिर 3 एडजस्टमेंट के साथ कैसे करेंगे, फिर सारी एडजस्टमेंट के साथ कैसे करेंगे, ये तुम्हें सिखाया जाएगा। अकाउंट्स बैलेंसेस को किस तरीके से प्लेस करना है, हमारा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो तुम्हें सिखाते हैं। पहले से तैयार करते हैं, 1 मिनट। चलो जी, करते हैं हम इस क्वेश्चन को विदाउट दीज एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट के बिना करेंगे। पहली एडजस्टमेंट ले लेंगे, ठीक।
अकाउंट अभी तक तुम्हें मैंने बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब तुम्हें एक चीज़ बता देते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना सकते हो। कैसे, वो अब तुम सीखोगे। अमाउंट लिखते समय और कैलकुलेशन, देखो सारे आइटम डेबिट में आएंगे। डेबिट साइड को स्लाइटली थोड़ा बड़ा रख लो क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। अभी तक तुम ये सीख चुके होंगे, इनकम बहुत कम होती है। इनफैक्ट क्रेडिट साइड में आइटम ही बहुत कम होते हैं, सारे आइटम ऑलमोस्ट डेबिट साइड में ही होते हैं। एक बनेगी बैलेंस शीट। हम और लोगों से थोड़ा डिफरेंट तरीके से करते हैं। क्या फ़र्क है हमारे करने के तरीके में? हम तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं। जो आइटम जहां आ रहा है उसे वहां प्लेस करते हैं। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो तुम बताया गया। कब बन रहे हैं अकाउंट? देखो 31 मार्च 25। इस पार्ट को जरूर पढ़ना चाहिए, बच्चे कई बार छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता रहा हूँ तुम्हें मैं, एक साथ बना रहे हैं हम। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नीचे क्या लिखते थे? फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डेट क्या है? 31 मार्च 25। हम क्या करेंगे, ये मान लेंगे इतना पार्ट ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग मतलब जहाँ फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, या ये कह लो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आते हैं, या कह लो कि प्रोडक्ट के बनने तक के एक्सपेंस आते हैं। ये वो अकाउंट है जहाँ शोरूम से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, ऑफिस से रिलेटेड। बैलेंस शीट एज ऑन, बने रहना आखिरी तक, कुछ नया सीखने को मिलेगा जो तुम्हें जनरली आजकल स्कूलों में नहीं सिखाया जा रहा है। ये हो गया लो जी ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गई बैलेंस शीट। चलो आइटम उठाते हैं हम। यूँ चले, देखो सब जब भी क्वेश्चन करो तो दो चीज़ ध्यान रखो, दो चीज़ नहीं एक चीज़, कि पहले एडजस्टमेंट्स कर लो। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा तुम्हें 64 लाख, 6,40,000। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें पता था, ओपनिंग स्टॉक यहाँ था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ था, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख लो। टू बाय का ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक 640। हर एडजस्टमेंट क्योंकि दो जगह आती है, इसे पहले लिख लो। और दूसरी बात, नंबर्स एक लाइन में आनी चाहिए। अगर ये लाइन में नहीं आएंगे फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी, आंसर मैच नहीं होते बच्चों के। ट्रेडिंग तो निकल आता है, P&L नहीं निकलते। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी आता है, स्टॉक ओपनिंग तो आता नहीं यहाँ, क्लोजिंग ही आता है, तो स्टॉक लिख दो, इसका मतलब क्लोजिंग ही है 6,40,000। एक बार अमाउंट देख लेने चाहिए, है ना, यही सबसे बड़ा नंबर है लैक्स में, उससे ऊपर तो है नहीं, अमाउंट एक ही अमाउंट है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आओ आइटम लिखने में। यहाँ से चलो चाहे वहाँ से चलो। तो ड्राइंग्स तुम बताया गया था ना, ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होती है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पहले ट्रेडिंग के अमाउंट टुक 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 मार्क करने लगते हैं कि ये सारे आइटम ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं, फिर P&L के आइटम मार्क करने लगते हैं। नहीं, लंबा तरीका है, बहुत टाइम लग जाएगा। मार्क नहीं करना,
तुम्हें पता होना चाहिए, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद पता हो जाएगा। और अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ तो ये क्वेश्चन 3 बार कर लो। पहली बार तुमसे होगा आधे घंटे में, दूसरी बार होगा तुमसे 20 मिनट में, तीसरी बार हो जाएगा 10 मिनट में, और आइटम सारे रट जाएंगे। ठीक है। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल ढूंढने लगते हैं पहले। नहीं, यहाँ लिख लो कैपिटल। जब आएगा कैपिटल तुम्हारे सामने उस अमाउंट को लिख लेना। अभी लिख लो ड्राइंग्स। समझ गए ना? वापस नहीं आना तुम्हें बार बार ऊपर नीचे नहीं देखना, एक ही बार कर लो। ड्राइंग्स कितना 180, लो जी ड्राइंग्स 180। परचेज तुम्हें बताया था 2 तरीके के एक्सपेंस होते हैं। परचेज यहाँ आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है, आइटम के बनने से पहले का एक्सपेंस है। परचेज अगर दे रखा है तो रिटर्न देख लो एक बार, रिटर्न है, रिटर्न आउट रिटर्न कर रहे हैं हम आउट, यानी कि पहले अंदर आया था सामान तभी तो हम बाहर कर रहे हैं। अंदर आया था मतलब परचेज थी। रिटर्न इन यानी कि अंदर आ रहा है, रिटर्न हो रहा है अंदर की तरफ, यानी कि पहले बाहर गया था, है ना। रिटर्न इन मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउट मतलब परचेज रिटर्न। कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक। परचेज 825 यहाँ लिख लो। एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, अगर अमाउंट पहले लिख लोगे बहुत फ़ायदे में रहोगे। अमाउंट लिखते लिखते ये नहीं भूलोगे कि परचेज था, परचेज लिखते लिखते ये भूल जाओगे कि अमाउंट क्या था, दोबारा देखना पड़ता है। स्टॉक 1 अप्रैल का है, ओपनिंग स्टॉक है 420। देख रहे हो, कॉलम अमाउंट का इतना होना चाहिए कि थोड़ा अमाउंट हम खुल के लिख सकें। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग हम पहले लिख चुके हैं एडजस्टमेंट में से देख के। कैरेज इनवर्ड, कैरेज जानते हो ना, भाड़ा, सामान को उठवाया यहाँ से वहाँ, है ना। कैरेज इनवर्ड सामान को मंगवाते समय जो दिया वो। कैरेज आउटवर्ड सामान को बाहर भेजते समय, सेल करते समय जो दिया। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड बनने के बाद का खर्चा है ना, कैरेज इनवर्ड पहले का खर्चा है। तो यहाँ आएगा परचेज में से हमें रिटर्न लेस करनी है, लिख लो। अमाउंट में ढूंढना भी, यहाँ लिख लेना कैरेज इनवर्ड, सिर्फ कैरेज भी लिख सकते हो। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड दोनों हो तो फिर लिखो कैरेज इनवर्ड। 12,000 समझ गया ना, लाइन में लिखना है वरना गड़बड़ हो जाएगी। वेजिस सामान को, अब क्या चीज़ है, वेजिस है और सैलरी है, क्या फ़र्क है दोनों में। सैलरी दी जाती है ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को और वेजिस दिया जाता है फैक्ट्री के वर्कर्स को। तो वेजिस ऊपर आएगा फैक्ट्री और सैलरी नीचे आएगा। कई बार वेजिस एंड सैलरी दिया होता है तो वेजिस के हिसाब से लिख लो कि यहाँ पे, क्योंकि पहले वेजिस आया। कई बार सैलरीज एंड वेजिस दिया होता है तब नीचे लिखना, ठीक है, क्योंकि पहले सैलरीज आया। वेजिस अपनी 40,000, अब हम तरीके से लिखेंगे पहले अमाउंट। बच्चे ये भी डर जाते हैं, पहले ही हम ये अगर लिख लेंगे और जगह कम पड़ गई तो क्या होगा, वो भी तुम्हें बताया जाएगा करते करते। पावर, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, कुछ तो ऑफिस में यूज़ होती है, कुछ यूज़ होती है फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब यूज़ होती है वो है पावर। बड़ी मशीन को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, फैन और एसी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, तो वो नीचे आएगा। पावर ऊपर आता है, पावर अपना 60,000 टू पावर। मशीनरी क्या है, मशीनरी तो एक एसेट है, होती फैक्ट्री में यूज़ है लेकिन है तो वो एसेट ना। मशीनरी है तुम्हारी 5 लाख। अमाउंट पहले आदत डालो इसकी, फर्नीचर भी एक एसेट है 140। करते करते तुम्हें याद होने लगेगा। रेंट, देखो मैंने बताया था ना तुम्हें
फैक्ट्री तो तुम लेते हो, परचेज कर लेते हो लैंड, ऑफिस लेते हो तुम रेंट पे, ठीक है ना। तो रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो यहाँ आएगा। अब देखो हमें दोबारा देखना पड़ रहा है ना अमाउंट कितना है, इसीलिए मैं कहता हूँ पहले अमाउंट लिख लेना चाहिए 2 लाख। सैलरी ऑफिस के एम्प्लॉयज को देते हैं, यहाँ लिख लो 170। इंश्योरेंस, एसेट्स वगैरह का इंश्योरेंस करवाया तुमने, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोडक्ट को देख के तुम आइडिया नहीं लगा सकते इंश्योरेंस के एक्सपेंस के बारे में, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस से मान लो सीधे सीधे। डेटर तुम्हारी एसेट है, तुम जानते हो 2,06,000 डेटर्स। डेटर्स मतलब चीज़ें तुमने गुड्स सेल की है ऑन क्रेडिट। एक चीज़ तुमने नोट करी है, डेबिट वाले आइटम है तो ये यहाँ और यहाँ आएंगे, क्रेडिट वाले आइटम यहाँ और यहाँ आते हैं, ठीक। कैश 15,000, बच्चे क्या करते हैं कई बार लिखते टाइम गलती कर देते हैं, 15,000 ऐसे लिख देंगे, है ना। और फिर जब तुम इसका टोटल करने बैठोगे तो गड़बड़ हो जाती है फिर उस केस में, है ना। अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो वो गलत है। तो जब भी लिखो एक लाइन में लिखो, ये पहला फंडा है अकाउंट्स का। जब भी कोई चीज़ लिखो तो उसे तरीके से लिखो। 15,000 के तुम्हारे कैश बैलेंस है, लिख लिया। ओके जी। कैपिटल 8 लाख, कैपिटल कहाँ आती है, यहाँ हमने जगह पहले ही बना रखी है, अब लिख लो 8 लाख। 8 लाख में से 180 गया 620। सेल हमारी मेन इनकम है 15,50,000। देखो सेल अगर यहाँ है तो सेल्स रिटर्न कहाँ होगी, यहाँ, तो सेल्स रिटर्न तो आई नहीं। अब सेल आया है तो सेल्स रिटर्न नहीं है 15,50,000, तो सीधे बाहर लिख सकते हो बाय सेल्स। रिटर्न आउट, रिटर्न आउट हमने सामान को बाहर किया, यानी कि पहले खरीदा था। परचेज रिटर्न है ये, परचेज रिटर्न कितना है, परचेज रिटर्न है 16,000, परचेज में से लेस होगा 826 माइनस 16 810। नंबर्स लाइन में आने चाहिए, बार बार बोल रहा हूँ। बैंक लोन 250, बैंक लोन क्या एक लाइबिलिटी है, अभी नेट प्रॉफिट इसमें ऐड होना है, तो बैंक लोन थोड़ा नीचे लिखो। $250,000। क्रेडिटर 1,89,000, 189। अब हम इसे बैलेंस करके प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट, और उसे यहाँ डालना है। कैसे होगा ये सब, बैलेंस करने का भी एक तरीका है। अब देखो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, सारे अमाउंट हो गए तुम्हारे पोस्ट करने वाले। अब सीधे एक बार बैलेंस करना चालू करो, ठीक है ना। 15 लाख और 6 लाख 21 लाख, 2190। अब क्या होता है, यहाँ पर भी हमारा थोड़ा तरीका डिफरेंट है। 2190। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं फिर इसमें से उसे लेस करते हैं। नहीं, देखो तरीका 0 0 सिर्फ ऐड करो, 0 है, हमें 0 ही चाहिए तो 0 ऐड कर लो। 0 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, 0। टोटल कितना है 0, उसमें कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 0। 2 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 8। समझे ये चीज़, पुराने टाइम में सिखाया जाता था, ये आजकल नहीं सिखाता कोई। टोटल है इसका 2, उसमें कितना ऐड करें कि 0 आ जाए, 8।
2 और 8 10, 1 कैरी कर गया है ना, 1 कैरी कर गया, 1 + 2 3 4 5 5 + 4 5 + 10 ही कर दो ना, 15 15 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाएगा, 15 + 4 19 19, 1 कैरी कर गया, 8 और 4 12 और 1 13, 13 में कितना ऐड करेंगे 21 आ जाए, 13 में 8 ऐड कर दो, 13 और 8 21, ये होगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये अब गलती क्या होती है वो बताता हूँ तुम्हें मैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 848, बच्चे यहाँ लिखते समय 2190 लिख देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, 848 है ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसी तरीके से हम दोबारा प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखो जिसने पिछली बार नहीं समझा अच्छे से वो यहाँ समझ सकता है। कौन सी साइड ज़्यादा है, ये 848 0 टोटल हो रहा है, 0 चाहिए हमें, तो 0 में क्या ऐड करेंगे 0 आ जाए 0 0 0 0 में क्या ऐड करेंगे 0 आ जाए 0 0 में क्या ऐड करेंगे 0 आ जाए 0 6 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए 2 6 और 2 8, कुछ कैरी तो नहीं कर रहा ना, नहीं, 7 और 3 10, 7 + 3 10, 10 में क्या ऐड करेंगे 4 आ जाए, 10 में 4 ऐड कर दो 14, 1 कैरी कर गया, 1 + 2 3 4, 4 में क्या ऐड करेंगे 4 आ जाए 0, एक मिनट, नहीं 4 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 4 और 4 8, 442 तुम्हारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 2 नेट प्रॉफिट। देखने वाली बात क्या थी, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एक लाइन हमने छोड़ रखी थी पहले ही, अगर कोई और आइटम हो तो उसे एक लाइन छोड़ के लिखना, क्योंकि सबसे ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए यहाँ पर। ये नेट प्रॉफिट यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, 2 नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, कितना 442, ये मत लिख देना, छः और 4 10 लाख 62,000 10 62, फिर इसे किया ऐड, $15,01,000। देखा दोनों साइड तुम्हारी इक्वल हो गई, इसका मतलब तुम्हारे फाइनल अकाउंट, ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट सही है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया। हमारा करने का कोई तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम करेंगे। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, आज तो हम इतना ही करते हैं, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, उतना बच्चे फिर देख नहीं पाते, तो आज हम इतना ही करते हैं। तुम देखो कि कौन, बुक में जाके देखना कौन से आइटम कहाँ पोस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्लास तक तुम आइटम्स, सारे आइटम डिसाइड कर लो कि कौन सा आइटम यहाँ आएगा, कौन सा यहाँ आएगा, कौन सा यहाँ आएगा, थोड़ा एक बार नज़र मार लेना। उसके बाद हम एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन है, इसे करोगे तुम्हें फाइनल अकाउंट आ जाएगा। फिर इसी में ही हम कुछ एडजस्टमेंट और जोड़ लेंगे, कुछ एडजस्टमेंट और जोड़ के फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को कर लेंगे। हाँ, एक ही क्वेश्चन करके हम पूरा फाइनल अकाउंट कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।